Yes, sir. How are you? Welcome back to One of Tech Studio. ऊपर से इसके बाल झड़ रहे हैं अलग। तू मुझे एक बात बता, बनियान में क्यों घूम रहा है तो स्टूडियो में? मैं गरीब हूँ भाई लैपटॉप्स आ गए हैं, वो भी एक नहीं दो। ओमेन एंड विक्टस RTX 50 सीरीज आ गई है मार्केट में इतनी। मैंने कहा चलो थोड़े और लैपटॉप्स कवर किए जाएं और इस वीडियो में इन दोनों लैपटॉप्स के इनिशियल इंप्रेशंस की हम बात करेंगे और साथ में गेम चेंजर एनवीडिया GeForce RTX 50 सीरीज के बारे में भी बात करेंगे। क्या क्या फायदे हैं, क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है। एंड यस, दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद ओमेन एंड एनवीडिया। तो मैं इतने डब्बे खोलता हूं, तुम फटाफट से लाइक वाइक सब्सक्राइब शेयर, देखो कुछ हो जाए तो भाई साहब। तो यहाँ पे भाई कुछ ऐसा ओमेन का बॉक्स हमारे को मिल जाता है। ओहो, एक ही बारी में सारा कुछ बाहर आ गया। इसमें थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत है जिससे हमें कोई मतलब नहीं, और ये सफेद चादर में सुंदर सा लैपटॉप, आहा, और ये काली चादर, और लिड ओपन करते ही लैपटॉप ऑन भाई साहब। और ब्राउन पैकेजिंग के अंदर से हमारे को एक चार्जर मिल जाएगा बड़ा बड़ा 230 वॉट का, और एक मिल जाएगी पावर कॉर्ड। और ये है विक्टस का बॉक्स, ऑब्वियसली खुल चुका है, जिसके अंदर से इसमें भी हमारे को अंडे की ट्रे में लैपटॉप मिल जाएगा, पुस्तकें एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा लैपटॉप। ओहो, इसके अंदर भी भाई काली चादर लगा रखी, और इसके अंदर भी हमारे को एक चार्जर और एक पावर कॉर्ड मिल जाएगी। और जो इसका चार्जर है वो 200 वॉट का है। और ये जो चार्जर्स की वॉटेज है ना, ये लैपटॉप टू लैपटॉप वेरी कर सकती है, क्योंकि अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, तो किस लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा जीपीयू है, कितनी पावर वो ड्रॉ करता है, उसके हिसाब से पावर अडाप्टर होता है। और अगर आपको हायरार्की समझाओ इन लैपटॉप्स की, विक्टस जो है वो एंट्री लेवल गेमर्स से लेके मिड टियर गेमर्स को टारगेट करता है। और अगर आप टॉप टियर गेमिंग पे जाना चाहते हो तो ओमेन और उसके ऊपर ओमेन मैक्स भी आता है जो फ्लैगशिप है, फिर रोकड़ा लगेगा भाई साहब। और यहाँ पे ओमेन की बिल्ड से शुरुआत करता है, फुल पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है। बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली सॉलिड है, ओमेन की ब्रांडिंग है। और टॉप लिड फ्लेक्स यहाँ पे हमारे को माइनर से मिलता है, और एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है, और कुछ इतनी 160-170 डिग्री तक जाता है। और कीबोर्ड फ्लेक्स ना के बराबर। और यहाँ पे 4 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है, जिसके RGB आप कस्टमाइज कर सकते हो इसके ओमेन गेमिंग हब सॉफ्टवेयर में। इधर यहाँ पे हमारे को O16 और HyperX की ब्रांडिंग मिल जाती है, और पीछे से हमारे एयर इनटेक के वेंट्स हो गए, और यहाँ पे राइट, लेफ्ट और पीछे की तरफ हमारे को एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। और बात रही पोर्ट्स की, तो सारे मेजर पोर्ट्स हमारे को इसके अंदर मिल जाते हैं। टाइप A, टाइप C, PD का भी सपोर्ट है, HDMI पोर्ट हो गया, एंड इवन RJ45 LAN पोर्ट ऑल्सो। और विक्टस भी हमारे को पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है, एंड यहाँ पे विक्टस की ब्रांडिंग है, इधर विक्टस का लोगो बन रखा है। और इसका टॉप लिड फ्लेक्स हमारे को थोड़ा सा ज्यादा मिलता है कंपेयर टू ओमेन, और इसमें भी एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है, और मैक्सिमम ये भी 160 या 170 डिग्री तक जाता है। और कीबोर्ड फ्लेक्स विक्टस में हमारे को ऐसा ज्यादा यहाँ पे मिलता नहीं है। और ये लैपटॉप भी पूरी मैट फिनिश में आता है, टॉप लिड भी और अंदर से कीबोर्ड वाला एरिया भी। और इसकी मैट फिनिश ना थोड़ी ज्यादा फील होती है कंपेयर टू ओमेन, मतलब ज्यादा ही खर 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 खर। एंड इसके अंदर हमारे को 1 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है, मतलब पूरे कीबोर्ड में सेम ही लाइट रहती है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो ओमेन गेमिंग हब सॉफ्टवेयर में जाके। और एग्जॉस्ट वेंट इसमें पीछे की तरफ मिलता है हमारे को पूरे के पूरे। और अब फटाफट तकनीकी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे ओमेन, जिसके अंदर हमारे को GeForce RTX 5060 मिलता है, 8GB VRAM के साथ है, 115 वॉट TGP है। प्रोसेसर AMD Ryzen 9 8940HX, 16 कोर्स 32 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, साथ में रैम 24GB DDR5 5200 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली सिंगल चैनल रैम मिलती है। तो फ्यूचर में अपग्रेड करना हो तो आप आराम से 48GB तक कर सकते हो। और साथ में 1TB Gen 4 SSD है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड बढ़िया है। 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं, आराम से फ्यूचर में अपग्रेड कर पाओगे, स्वैप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड जो ओमेन का वेरिएंट हमारे पास है, इसके अंदर हमारे को 1600p डिस्प्ले मिलती है, 16 इंचेस की, 2560x1600 इसका रेजोल्यूशन है, IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, रिफ्लेक्शन वगैरह का कोई सीन नहीं है। साथ में 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो अगर आप एक ई-स्पोर्ट्स गेमर हो ना, ओहो भाई साहब मजा आ जाएगा। और कलर गैमेट हम टेस्ट करके देख रहे थे, 100% sRGB एंड 80% P3 वैल्यूज निकल गया है, जो कि बहुत बढ़िया है। यानी कि कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है, कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हैं, मल्टीमीडिया आप देखते हो, कंटेंट वगैरह देखते हो, मतलब मजा आ जाएगा। साथ में ब्राइटनेस भी अच्छी है, 530 निट्स तक की ब्राइटनेस यहाँ पे निकल के आई, और साथ में 83 वॉट आवर की बैटरी हमारे को मिलती है, तो बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, और साथ में MS ऑफिस भी लाइफ टाइम के लिए मिलता है। देन कमिंग ऑन टू द Victus 16, जिसके अंदर हमारे को GeForce RTX 5050 GPU मिलता है विद 8GB VRAM एंड 80 वॉट TGP। अब देखो 5060 और 5050 में दोनों के अंदर ही 8GB VRAM है, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखते हो तो ऑब्वियसली 5060 बेटर है, परफॉर्मेंस वाइज भी और स्पेक्स वाइज भी। और प्रोसेसर इसके अंदर AMD Ryzen 7 260 CPU मिल जाएगा, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला CPU है। इसके अंदर भी 24GB DDR5 रैम है, 5200 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली, सिंगल चैनल में ही है, तो इसके अंदर भी अपग्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में 1TB Gen 4 SSD है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड ये रही, और इसके अंदर भी 2 SSD के स्लॉट मिल जाते हैं, तो अपग्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर हमारे को 1080p डिस्प्ले मिलती है, 15.6 इंचेस की IPS डिस्प्ले, 1920x1080p रेजोल्यूशन है, 330 निट्स तक की ब्राइटनेस निकल गई, जो कि गेमिंग वगैरह करने में और डे टू डे यूसेज या कंटेंट वगैरह देखने में बढ़िया है। साथ में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, और कलर गैमेट हमारे को
को यहाँ पे 69% sRGB एंड 51% P3 के आसपास निकल गया है। तो कलर ग्रेडिंग वाले टास्क जिसको करने हैं उनके लिए ये वाली डिस्प्ले नहीं है, उसके लिए आपको फिर 100% sRGB या बेटर DCI P3 NTSC वैल्यूज आपको चाहिए होती है। लेकिन डे टू डे टास्क करने के लिए, गेमिंग वगैरह करने के लिए डिस्प्ले सही है। एंड इसके अंदर बैटरी हमारे को 70 वॉट आवर की मिलती है और कनेक्टिविटी वाईफाई 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एंड यस MS ऑफिस विक्टस के अंदर भी हमारे को मिलता है। और इस जनरेशन में इन दोनों लैपटॉप्स के अंदर आपको ओमेन AI भी मिलेगा। ये इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था CES 2025 में। सो ये करता क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड AI के थ्रू आपके हार्डवेयर, OS एंड गेम सेटिंग्स को ट्वीक करता है और एक ही क्लिक में सपोर्टेड गेम्स के अंदर मैक्सिमम FPS आप अचीव कर सकते हो। और इसके जो भी सपोर्टेड गेम्स है ना, वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, एक बार आप चेक कर लो। एंड फ्यूचर में और भी गेम्स का सपोर्ट हमारे को मिलेगा। और नाम इसका ओमेन AI है, तो ये नहीं कि ओमेन में मिलेगा, ये विक्टस के अंदर भी आपको मिलेगा। और ओमेन AI का डिफरेंस भी हम चेक करके देख रहे थे। जैसे ओमेन AI ऑफ था तो हमारी सेटिंग्स वही वेरी हाई पे थी, रेजोल्यूशन भी इसका नेटिव था। फिर ओमेन AI जैसे हमने ऑन किया ना, तो इसने गेम्स को ऑटोमेटिकली लो सेटिंग्स पे सेट कर दिया, क्योंकि स्पोर्ट्स में ज्यादा FPS चाहिए होते हैं। तो ओमेन AI ने खुद ही समझ लिया, रेजोल्यूशन सेम रहने दिया, क्योंकि लैपटॉप कैपेबल भी तो है। ये वाला गेम टेस्ट ओमेन पे हो रहा है, तो FPS में ऑब्वियसली डिफरेंस निकल के आई गया। तो जो चीजें मैनुअली आपको करनी पड़ती थी, अब ऑटोमेटिक हो रही है एंड बेस्ट पॉसिबल आपकी मशीन के हिसाब से क्या है, वहां पे ओमेन AI हेल्प करेगा। अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले GPU। यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको GeForce RTX 50 सीरीज का GPU मिलता है एंड ये बेस्ड है लेटेस्ट एनवीडिया के ब्लैकवेल आर्किटेक्चर पे, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट है। तो मतलब कम पावर ड्रॉ करेगा और परफॉर्मेंस बेटर निकाल के देगा लास्ट जनरेशन से। एंड एनवीडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट, जितने भी डे 0 यानी कि रिलीज डेट पे गेम्स हमारे को मिलते हैं, उनके साथ लेटेस्ट ग्राफिक्स ड्राइवर का अपडेट हमारे को मिल जाता है। उसमें वैसा बड़े FPS पे गेम खेलने बनते हैं। और अगर आप एक गेमर हो या स्ट्रीमिंग वगैरह भी करते हो, तो एनवीडिया ब्रॉडकास्ट के फीचर आपके बहुत काम आएंगे। जैसे AI नॉइज रिमूवल है, भाई आसपास आवाजें आ रही हैं, प्रोफेशनल सेटअप नहीं है, सामने वाले के पास प्रोफेशनल आवाज जानी चाहिए स्ट्रीम पे आपकी। इसके अंदर आप एको भी रिमूव कर सकते हो, वर्चुअल बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, इवन चाहो तो बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हो। तो यानी कि बेस्ट क्वालिटी की लाइव स्ट्रीम अगर आपको करनी है, तो वहां पे भी एनवीडिया का GPU काम में आता है। और एनवीडिया ऐप के अंदर एक इंस्टेंट रिप्ले फीचर हमारे को मिलता है। बेसिकली एक DVR टाइप का सिस्टम हो गया कि मान लो आपको अपने गेम की फुटेज रिकॉर्ड पे रखनी है, लेकिन आपकी हार्ड ड्राइव में स्पेस भी ना खाते रहो और एक बढ़िया मोमेंट आप निकाल पाओ, तो अप टू 20 मिनट्स तक की फुटेज आप लूप पे रख सकते हो। एंड आपने बढ़िया कोई क्लच मारा, बढ़िया कोई शॉट लिया है, तो वो फुटेज आप निकाल के बढ़िया अपना सोशल मीडिया पर डालो या अपनी मेमोरीज बना के रखो अपने पास। तो ये फीचर गेमर्स के लिए बहुत बढ़िया है। और ओमेन लैपटॉप के अंदर लेटेस्ट टेम्पेस्ट कूलिंग इसके अंदर हमारे को मिलती है। तो हमने इसकी परफॉर्मेंस और थर्मल चेक कर रहे थे, तो हमने CPU GPU दोनों को 100% लोड पे डाला एंड यहाँ पे TDP जो CPU की थी एवरेज 58 वॉट तक गई एंड GPU की एवरेज TGP 113 वॉट तक गई। तो टोटल हमारा 170 वॉट के आसपास तक का पावर ड्रॉ रहा, जो ब्रांड क्लेम करता भी है एंड उतना लैपटॉप पुश हो भी रहा है। एंड उसके अंदर भी जो टेम्परेचर अगर आप देखो, तो CPU हमारा एवरेज 83 डिग्रीज के आसपास रहा एंड GPU 80 डिग्रीज के आसपास। तो लंबी अगर आप गेमिंग करने वाले हो, तो आपको थ्रॉटल वगैरह नहीं मिलेगा, एकदम FPS बरकरार रहेंगे आपके। और वैसे भी ये टेस्टिंग सिनेरियो है, कभी भी ऐसा नहीं होता CPU GPU 100% लोड पे रहे। तो हम टेस्ट करके देख रहे थे। बाकी जब आप गेमिंग करते हो या प्रोडक्टिविटी टास्क करते हो, वो डिपेंड करता है उस टास्क पे कि कभी CPU पे लोड आएगा, कभी GPU पे, कभी दोनों पे, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। और परफॉर्मेंस की बात चल रही है, तो गेमिंग की बात नहीं करेंगे। एंड यस, गेमिंग से ज्यादा अगर आप एक ई-स्पोर्ट्स गेमर हो ना, तो एनवीडिया GPU के साथ आपको बेनिफिट मिलेगा। एनवीडिया रिफ्लेक्स करके एक फीचर मिलता है। ये फीचर बेसिकली CPU और GPU के बीच का जो बॉटलनेक है ना, वो हटा देता है। तो उससे लोअर लेटेंसी गेम प्ले आपको मिलेगा, यानी कि हर एक शॉट एकदम बढ़िया लगना चाहिए। और जितने भी एनवीडिया रिफ्लेक्स के सपोर्टेड गेम्स है, उसके जाके सेटिंग्स में आप ये फीचर को ऑन कर सकते हो। और फिर हमने गेम टेस्ट करके देखा सबसे पहले ओमेन में। यहाँ पे CS2 में वेरी हाई सेटिंग्स रखी, 1600p पे टेस्ट किया, आराम से 140-150 एवरेज FPS इसके अंदर हमारे को मिल रहा है। तो अगर आपको ई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना है इसके नेटिव रेजोल्यूशन पे, वो भी वेरी हाई सेटिंग्स पे, तो बढ़िया आप खेल सकते हो। बाकी तो देखो आपके हाथ में, अगर सेटिंग्स वगैरह ट्वीक करनी हो और अगर आपको मैनुअली नहीं करनी, तो ओमेन AI की हेल्प ले लेना। उसके बाद साइबरपंक टेस्ट किया 1600p पे, अल्ट्रा सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस, जिसमें DLSS और रे ट्रेसिंग को ऑफ रखा था, तब भी आराम से हमारे को 45-50 FPS मिल रहे थे। लेकिन वहीं पे जैसी फ्रेम जनरेशन लगाया हमने, दिस इज 2x फ्रेम जनरेशन, तो आराम से 100 FPS के आसपास मिल गए। उसके बाद फिर मैंने रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे कर दिया था। लेकिन फिर वही बात है, रॉ परफॉर्मेंस में हमारे को उतने बढ़िया FPS नहीं मिल पाते, लेकिन रे ट्रेसिंग से विजुअल्स बहुत एनहांस हो जाते हैं। वहीं पे लगाओ आप DLSS, तो एकदम से आपको बढ़िया प्लेबल 60-65 FPS मिल जाते हैं। और जैसे कि GeForce RTX 50 सीरीज है, तो मल्टी फ्रेम जनरेशन हमारे को मिलता है, जिसमें 3x के अंदर हमारे को 80 फ्रेम्स के आसपास मिल रहे हैं और 4x में भाई 100-110 प्लस मिल रहे हैं। तो मल्टी फ्रेम जनरेशन का फायदा यहाँ पे मिल जाएगा भाई। रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा है, ग्राफिक सेटिंग्स भी अल्ट्रा है और रेजोल्यूशन भी नेटिव है। और जिनको मल्टी फ्रेम जनरेशन का नहीं पता ना भाई, नाम में ही मल्टी फ्रेम जनरेशन है। तो बेसिकली होता क्या है कि एल्गोरिथम्स और AI के थ्रू AI जनरेटेड फ्रेम्स ऐड किए जाते हैं आपके गेम प्ले को स्मूथ बनाने के लिए, जिसमें आप हाईएस्ट सेटिंग्स, हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे बेटर फ्रेम रेट निकाल पाओ। लेकिन इसके अंदर एक चीज है, अगर बेस फ्रेम्स अच्छे होंगे ना आपके रॉ परफॉर्मेंस के, तभी मल्टी फ्रेम जनरेशन बेटर काम कर पाएगा। उसके बाद फिर हमने ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया 1600p पे, सिनेमैटिक पे, रॉ परफॉर्मेंस पे 20-22 FPS। फिर जैसे हमने 2x फ्रेम जनरेशन लगाया, तो 50 FPS के आसपास हमारे निकल के आ गए। मैंने कहा चलो फिर रे ट्रेसिंग भी ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद जैसे मैंने रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे किया ना, तो रॉ परफॉर्मेंस आप देख सकते हो भाई, मतलब 3-4 फ्रेम निकल के आ रहे थे। वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाया तो भी 30 फ्रेम्स के आसपास। अब देखो यहाँ पे रेजोल्यूशन भी ज्यादा हो गया, सेटिंग्स भी ज्यादा हो गई, रे ट्रेसिंग भी लगा दी,
यहाँ पे हमारे को बेनिफिट मिलेगा मल्टी फ्रेम जनरेशन का। जैसे आप देख सकते हो 3x में 30-35 फ्रेम्स मिल रहा है, इवन 4x में भी हमारे को सिमिलर से FPS मिल रहा है, लाइक 40 FPS के आसपास, क्योंकि जो बेस फ्रेम्स है ना हमारे को 3-4 के आसपास मिल रहे थे। तो मल्टी फ्रेम जनरेशन कुछ इतना पुश कर देता है, आप थोड़ी सी सेटिंग्स लो करोगे, थोड़ा सा रेजोल्यूशन लो करोगे, और बेस फ्रेम्स अच्छे आएंगे तो मल्टी फ्रेम जनरेशन में डेफिनेटली इससे बेटर फ्रेम्स भी आप निकाल सकते हो। और वैसे भी ये गेम तो हैवी बहुत है, अनरियल इंजन 5 बेस्ड है, ऊपर से 1600p पे भी चल रहा है, तो इसलिए कुछ इस तरीके के FPS हमारे को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद हमने विक्टस में गेम टेस्ट करे, जिसमें ऑब्वियसली 1080p नेटिव रेजोल्यूशन है। यहाँ पे CS2 में वेरी हाई सेटिंग्स पे वही 120-130 FPS के आसपास मिल रहा है। और अब ये मत कहना बिल्कुल 50-60 जैसे फ्रेम रेट मिल रहा है 50-50 पे, भाई रेजोल्यूशन फिर से बता दो 1080p है। फिर साइबरपंक टेस्ट किया भाई, अल्ट्रा पे यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिल रही है 75 FPS के आसपास, एंड DLSS फ्रेम जनरेशन 2x लगाया जिसमें 140 FPS तक मिल गए, लेकिन रे ट्रेसिंग ऑफ है यहाँ पे। फिर जैसे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा गया ना तो रॉ परफॉर्मेंस 30 FPS पे आ गई, लेकिन 2x फ्रेम जनरेशन लगा के आराम से 70-80 FPS आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर मल्टी फ्रेम जनरेशन के तड़के लगाने हैं भाई, फ्रेम रेट देख रहे हो आप 100 पार 3x में और 140 से ऊपर 4x में। फिर ब्लैक मिथ वुकोंग भी सेम सेटिंग्स पे ट्राई किया, रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी बिकॉज सिनेमैटिक है। फिर हमने फ्रेम जनरेशन लगाया तो 50+ तक चला गया। फिर रे ट्रेसिंग जब हम ट्राई करके देख रहे थे ना, तो ऑब्वियसली रे ट्रेसिंग में रॉ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे FPS निकाल सकते हो। बट जब 50 सीरीज का लैपटॉप आप ले रहे हो, मल्टी फ्रेम जनरेशन के मजे लो ना, तो 60 एवरेज मिल रहे हैं 3x पे और 70-75 के आसपास 4x पे। और रे ट्रेसिंग का विजुअली डिफरेंस कितना है ना, जैसे साइबरपंक में आप देखो वाटर रिफ्लेक्शन रे ट्रेसिंग ऑफ पे कैसी है, और रे ट्रेसिंग ऑन पे वहीं पे देखो आप कितना बढ़िया रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल रियल लाइफ लाइक। और वहीं पे शैडोज देखो आप, रे ट्रेसिंग ऑफ पे शैडोज ना मतलब बिल्कुल ऐसे फेक सी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ऑन करते हैं ना बिल्कुल रियल लाइफ स्मूथ सी हो जाती है। और बाकी एलिमेंट्स जैसे ट्रीज हो गए काफी शार्प दिखाई देते हैं, लाइटिंग वगैरह भी काफी बढ़िया दिखाई देती है। और हाँ, गेमिंग में टेम्परेचर में नोटिस करा था दोनों लैपटॉप्स में काफी ठंडक के साथ चल रहे थे लैपटॉप, अगर आप CPU और GPU का टेम्परेचर देखो तो। और ये जो ऑडियो है ओमेन की, ये HyperX ने ट्यून करी है, और ओमेन के अंदर आपको ऑटोमेटिक इंस्टेंट पेयरिंग भी मिलती है। अगर आपके पास ओमेन एंड HyperX कंपैटिबल कोई भी डिवाइस है तो डोंगल लगाने की जरूरत नहीं है, ऑन करते ऑटोमेटिकली लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। तो ये थे इनिशियल इंप्रेशन मेरे विक्टस और ओमेन लैपटॉप्स के ऊपर, और एनवीडिया के GeForce RTX 50 सीरीज GPU के जो फीचर्स थे, जो बेनिफिट्स थे, वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिए। एंड इन दोनों लैपटॉप्स का ना डेडिकेटेड रिव्यू भी वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ। पहले किसका चाहिए, जिसके ज्यादा कमेंट होंगे उसकी वीडियो हम दे देंगे। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं विक्टस और ओमेन के बारे में, आप इन दोनों में से कोई लैपटॉप यूज कर रहे हो, अपना कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हो, सब कुछ कमेंट सेक्शन में भर डालो। और यहां तक आ गए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।